हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप जुड़े हैं मेरे साथ। सुबह 8 बजे आप मेरी क्लास पे लाइव आते हैं और ये क्लास महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की क्लास है। और इसी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भीतर आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, जो वास्तव में अपने आप में एक भाग भी है और एक अनुच्छेद भी है। यद्यपि इस अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात करें तो इस अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया, अर्थात ये अनुच्छेद मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बाद में इसे जोड़ा गया। लेकिन आप इसे गेस कर सकते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद केंद्र सरकार के पहले और नीति निर्देशक तत्वों के बाद में पाया जाता है। और विशेषकर इस बात को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकार जिम्मेदार है, और वो सरकार जिसने आज तक का भारत में के संविधान में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा संविधान संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा हूं और किस पे आज चर्चा होनी है। तो ये अनुच्छेद है 51A 51 क, जो कि भाग 4A 4 क के अंतर्गत पढ़ना है, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये बात हो रही है मूल कर्तव्यों की। तो आइए देखते हैं क्या है मूल कर्तव्य, क्या है आर्टिकल 51, क्या है मौलिक कर्तव्य, और क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत हम लोग। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य के लिए आप जानते हैं कि जो भाग है वो भाग यहाँ पर 4A के रूप में जाना जाता है या 4 क के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत जिस अनुच्छेद की बात करते हैं, जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, उस अनुच्छेद को हम लोग 51A के रूप में जानते हैं, 51 क के रूप में जानते हैं। 51A अर्थात 51 क। इसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है, जो पूरी डिटेल है, उसे कैसे हम समझें, क्या कुछ इसके भीतर हमें पढ़ना होगा मौलिक कर्तव्यों के भीतर। तो आइए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, अगर हम बात करें यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य की, तो कुछ बातें हैं जो इसके साथ हम लोग नोट कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों के साथ बहुत सारी बातें हम लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए खींच रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत खुलेंगी, और इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सीक्वेंसली देख सकते हैं, सीक्वेंसली जान सकते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्यों की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक कर्तव्यों के लिए भाग जो है, भाग वो 4A है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद वो आप देख चुके हैं 51A है, 51A है। ये तो बात है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि इसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, या यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये हम नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। दूसरी बात कि इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जोड़ा गया, प्रधानमंत्रित्व काल में जोड़ा गया। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी।
स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक ठीक देखा जाए तो इसका जो स्रोत है वो रूस, इसके पहले अगर हम कहें तो तब रूस नहीं था, तो यूएसएसआर, संयुक्त सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है, संविधान से प्रभावित है। देखिए, संविधान से प्रभावित है, संविधान से प्रभावित है। अगर इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं है, ना तो ये वाद योग्य है ना तो न्याय योग्य है। और हाँ, इतना जरूर है कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या पर इसे ध्यान रखती है या ध्यान रखेगी। ये कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बातें, और ये जितनी बातें आप देख रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर, इतनी ही बातें लगभग आपसे पूछी जाती। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपसे अलग से नहीं पूछा जाता, सिवाय इसके कि क्या मूल कर्तव्य, जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से। इनके अलावा अब बात होती है तो ये बात होती है कि मूल कर्तव्य कौन से। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा, 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। यद्यपि जोड़ा कितना गया था, 10। स्वर्ण सिंह समिति ने कितनों की अनुशंसा की थी, 8 की। और कुछ ऐसी भी अनुशंसा थी स्वर्ण सिंह समिति की जिसे स्वीकार नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह ने कहा था कि जो मूल कर्तव्य है इसे बाध्यकारी बनाया जाए, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया कि जो मूल कर्तव्य है इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाए, ऐसा प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो आयकर है, इनकम टैक्स, आयकर चुकाना मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाए। तो ये कुछ 3 ऐसी रिकमेंडेशन थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। एक तो खुद मूल कर्तव्य के रूप में शामिल करने की बात थी कि आयकर चुकाना जो है वो मूल कर्तव्य के अंतर्गत डाल दिया जाए, जो कि नहीं डाला गया। मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं बनाए गए, अबाध्यकारी बनाए गए। तो ये मौलिक कर्तव्यों के संबंध में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए मूल कर्तव्यों के। मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये पूछा जा सकता है। कौन से संविधान के साथ जोड़ा गया, ये पूछा जा सकता है। कौन प्रधानमंत्री था, सरकार कौन सी थी, वो बता सकते हैं। कौन सी कमेटी अनुशंसा, आप बता सकते हैं। कितनी करी उन्होंने अनुशंसा, बता सकते हैं। कहाँ से प्रभावित है, बता सकते हैं। कितने जोड़े गए, 10।
बाद में कितने 11वां कब 86वें संविधान संशोधन। ईयर कौन सा है 2002। बाध्यकारी नहीं है, न्यायोग नहीं है, वादयोग नहीं है। कौन से भाग में है भाग 4A। कौन सा अनुच्छेद है 51A। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इतनी है इतनी ही पूछी जाती है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वो मूल कर्तव्यों पे, जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसको एक बार देख लें, देखिए सब यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लिखा है, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। देखिए कोई विधिक उपाय नहीं है। और एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ये केवल नागरिकों के लिए। किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए है। जो मूल कर्तव्य है वो केवल नागरिकों के लिए है। अब यहाँ पर देखो सारे मूल कर्तव्य लिखे। इन मूल कर्तव्यों को याद करने का टास्क होना चाहिए आपको। इन मूल कर्तव्यों को आपको याद होने का टास्क होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसे याद कर लेना चाहिए, और नहीं है तो आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी अपनी प्रकृति है, याद करना, रट्टा नहीं मारना है, बल्कि पहले से जो 4 मूल कर्तव्य हैं, ए से लेके डी तक जो मूल कर्तव्य हैं, इनकी प्रकृति एक दूसरे से मिलेगी। जैसे संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये पहली बात है। शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए हमारे मूल कर्तव्य की। साथ ही साथ स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आदर्शों को, संघर्षों को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका अनुपालन करें। जैसे ये बात खत्म करोगे वैसे ही आपसे कहा जाएगा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। और इसके बाद वाला कहता है कि जब देश आपको आवाहन करे, जब राष्ट्र आवाहन करे, तो उसके आवाहन पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चारों एक दूसरे से जुड़ता है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि भारत के सभी लोगों के मध्य, नागरिकों का कर्तव्य है कि सभी लोगों के मध्य जो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय जो विविधता है, उसके बीच सद्भाव तथा सामान्य भाईचारा अर्थात बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दे, और साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ जो भी हमारे यहाँ परंपराएं हैं, उन परंपराओं का त्याग करें। देश की समग्र सांस्कृतिक समृद्धि के विरासत को समझे, संरक्षण करे और महत्व दे, ये प्रयास है उसका। और जब वो इतना कर लेगा तो ऐसी स्थिति में जो वन है हमारे, जो वन, झील हैं, नदियां हैं, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, ये उसका काम है। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगर इस वाली बात को आप देखोगे तो ये आर्टिकल 48A के साथ भी जुड़ता है। 48A में ऐसी ही बात है, बस ये राज्य का कर्तव्य है और इसमें ये नागरिकों का कर्तव्य है। ऐसे ही आगे कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच, मानववाद और अन्वेषण, सुधार की भावना का विकास करे। और इसके बाद कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे। ये वाला जो है आर्टिकल 49 के साथ जुड़ता है, लेकिन 49 में राज्य का ये कर्तव्य है, यहाँ पे नागरिकों का कर्तव्य है। और जो यहाँ पे आप 10वां नंबर देख रहे हो ना, जे, ये वास्तव में कंक्लूजन है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें, ताकि हमारा जो राष्ट्र है ये निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। लगा था इसके आगे मूल कर्तव्य नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो कि 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जाना गया। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जाना गया, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों, प्रतिपाल या शिक्षा का अवसर प्रदान करना। जो भी स्थिति हो, अपने जो भी प्रतिपाल्य हो, अभिभावक हो, जो भी हो, वो अपने उस प्रतिपाल्य की शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये उसका मूल कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मूल कर्तव्य की बात है, 11 मूल कर्तव्य, ये आसानी से आपको याद हो सकते हैं, बशर्ते इन मूल कर्तव्यों को बारे में एक बार आपको ठीक से देखना होगा। मूल कर्तव्यों से संबंधित जो फैक्ट थे, जो तथ्य थे, जो पूछे जाते हैं,
उसे मैंने पहले ही आपके समक्ष रख दिया है, उसे मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अब कुछ बातें समझते हैं इसके संबंध में, मूल कर्तव्यों के संबंध में और बहुत सी बातें हैं जिनको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई लास्ट डेट है P2I बैच की और P2I 2 बैच की। 1 बैच नहीं, 1 बैच में पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी में केवल 6 कक्षाएं शेष बची हुई हैं। सोचो, आप अभी सोच ही रहे हो, बैच स्टार्ट हुआ और पॉलिटी खत्म हो गई। सेकेंड बैच शुरू हो चुका है और इसके एडमिशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मतलब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बैच लाइव कोर्स शुरू हो गया है। आज जुड़ेंगे तो आज से क्लासेज आपकी चल रही हैं, आपको 1 क्लास या 2 क्लास रिकॉर्डेड देखनी मिलेगी। अगर आप और लेट करते हैं तो आपको और ज़्यादा कक्षाएं जो है रिकॉर्डेड देखनी होगी। अगर टारगेट 2024 है तो बिल्कुल भी देर ना करें। 29,999 की फीस है। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। इस कोड के साथ आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं हमसे। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। मैं पिछले, अब गिन लिया जाए तो मैं 13 वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूँ और UPSC के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूँ और स्टेट PCS और UP PCS मिला के 200 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो सेलेक्ट हैं, वो चयनित हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर मार्गदर्शक आपका हो सकता हूँ, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप P2I बैच से जुड़ें। प्रारंभिक परीक्षा पास करते ही आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। स्टडी IQ अपने खर्चे पे आपको यहाँ रहने की सुविधा देता है, खाने पीने की सुविधा देता है, पढ़ाई लिखाई की सुविधा देता है। ऑफलाइन मॉडल में आपकी कक्षाएं मेंस की चलती हैं, टेस्ट सीरीज आपकी होती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आप अपना मेंस तैयार करते हैं और मेंस होता है तो इंटरव्यू भी हम कराते हैं। P2I का मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो आप जुड़ें और PT निकालें, और PT निकालने के लिए हमारी स्ट्रेटजी अपनी है। हम आपको अभी प्री कम मेंस पढ़ाएंगे इस अप्रोच से कि आपका मेंस का भी 60-70-80% सब तैयार हो जाए दिसंबर तक। उसके बाद हम आपके साथ SIP करते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स। और सक्सेस इन प्रीलिम्स में प्रयास होता है कि ढेर सारी टेस्ट सीरीज होती हैं और करंट अफेयर्स के ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से जोड़ के कक्षाएं होती हैं। और इस बार का जो PT हुआ उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमारे जो SIP के सवाल थे वो आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इस कंडीशन में बना दिया जाता है कि आप PT करें, मेंस करें और इंटरव्यू। आगाज से अंजाम तक ये बैच आपके साथ रहेगा। 29,999 में आप जुड़ सकते हैं, तो फटाफट करिए, इसमें देरी करने की जरूरत आपको नहीं। आइए मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ और बातें हैं, समझते हैं। कुछ ऐसी अनुशंसाएं थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जैसे भुगतान किए जाने वाले कर को मूल कर्तव्य बनाया जाए, ये शामिल नहीं किया गया। कहा गया कि इसे दंडात्मक प्रावधान बनाया जाए, मूल कर्तव्यों का पालन न करने वाले को दंड देने का प्रावधान हो, ये भी नहीं माना गया। न्यायिक पुनरावलोकन को निरसित कर दिया जाए कि अर्थात जुडिशरी जो है इसका रिव्यू न कर पाए, तो उसको भी नहीं स्वीकार किया गया। जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, दंडात्मक नहीं है। और कर चुकाना, कर भुगतान करना, ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। तो ये कुछ अनुशंसा थी जिन अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन अब मूल कर्तव्य किन रूपों में हमारे देश में काम कर रहे हैं, किन रूपों में इन्हें हम लागू कर रहे हैं, और अभी अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्यों में जो बातें लिखी हैं, क्या हमारे राज्य ने उसके संबंध में कोई व्यवस्थाएं बना रखी है, क्या हम इनका पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कहा गया, एक आदेश आया हमारे न्यायपालिका का कि जो भी हमारे सिनेमा घर हैं, उन सिनेमा घर में जब भी कोई सिनेमा लगेगी, जब भी कोई फिल्म शुरू होगी, तो फिल्म के स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमारा जो राष्ट्रगान है वो चलाया जाएगा। इसका मतलब है फिल्म के स्टार्टिंग में जब राष्ट्रगान चलेगा तो राष्ट्रगान चलने से जो लोग हैं वो उठ खड़े होंगे। तो ऐसा हम करते हैं सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना, ये आर्टिकल 51A का A है। मतलब पहला मूल कर्तव्य में कहा गया है कि हम संविधान का आदर सम्मान करें, संविधान की जो संस्थाएं हैं उनका आदर सम्मान करें, और साथ ही साथ कहा गया है कि हम राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। तो जब सिनेमा घरों में हम खड़े होते हैं राष्ट्रगान के टाइम पे, तब वो आर्टिकल 51A के A के साथ जुड़ता है। इसी तरीके से जब स्कूल के पाठ्यक्रम में हम देशभक्ति का पाठ पढ़ते हैं, जब स्कूल के कार्यक्रमों में हम अपने
देशभक्तों को, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में सहयोग किया, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, जब हम उनको याद करते हैं, जब हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो ये सारी चीजें, और जब हम हमारे देश में जब उनके पुण्यतिथियों पे जब छुट्टियां होती, अवकाश होता है, तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि वो 51A के बी दूसरा वाला पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता संघर्षों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका आदर सम्मान करे। इसी तरीके से जब सतर्क नागरिक सुरक्षित देश की स्थिति होती है, जब नागरिक हमारा सतर्क होता है और देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 51 का सी है, क्योंकि तीसरा मूल कर्तव्य हमें बताता है कि देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें और देश की रक्षा में निरत रहें। तो ये हमें लगता है कि ऐसा है। कोविड-19 के दौरान, संकट के दौरान जो स्वयं सेवीकरण, जो लोग खुद से आगे आए, संकट के दौरान विभिन्न प्रकार के फंडों में दान किया, विभिन्न प्रकार से लोगों को मदद करी, लोगों को भोजन पहुंचा के, लोगों को राशन पहुंचा के, कपड़ा पहुंचा के, दवाइयां पहुंचा के, एक दूसरे के मदद के लिए सदा तैयार रहे। तो ऐसी स्थिति में ये जो वाली स्थिति है, इसे हम आर्टिकल 51D के साथ जोड़ सकते हैं। चौथा मूल कर्तव्य, चौथे मूल कर्तव्य में जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब भी राष्ट्र आवाहन करे तो देश की रक्षा, देश की सेवा में निरत रहें, तत्पर रहें, तो लोगों ने स्वयंसेवी रूप से सेवा करी। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग या ऑनर किलिंग या डिओडोरेंट आदि जैसे उत्पादों के विज्ञापनों में महिलाओं का वस्तुकरण करना जो बंद करने की बात की गई, इसको 51A के ई के रूप में जानते हैं, जहां पर हमसे कहा गया कि हम विभिन्न प्रकार के जो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, इनसे ऊपर उठें और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाएं और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ जो परंपराएं हैं उनका त्याग करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, इस तरीके से हम बाहर आए। इसी तरीके से कहा गया कि सरकार स्मारकों की दीवारों पर भित्तिचित्र बनाना बंद करें, स्मारकों की दीवारों पे भित्तिचित्र बनाना बंद करें। हम अपने गौरवमयी संस्कृति को समझें और उसके महत्व को समझें, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरीके से प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग किया जाए, निम्न पुनर्चक्रण किया जाए, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। आर्टिकल 51A के जी के अंतर्गत जो फेक न्यूज है उसके झांसे में हम ना आए, आर्टिकल 51 के H की बात की जा रही है। शांतिपूर्ण विरोध का हम अनुपालन करें, आर्टिकल 15A के I की बात की जा रही है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, उसकी बात की जा रही। इसी तरीके से उद्यमशीलता व स्टार्टअप संस्कृति को महत्व देने की बात की जा रही। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हम देश को नई बुलंदियों की ओर ले चलें। इसी तरीके से भारत में शिक्षा का अधिकार ये 51A के अंतर्गत है। 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, उनके गार्जियन, उनके अभिभावकों का ये मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें। हमें ये 11वां मूल कर्तव्य देखने को मिल रहा है। तो जो भी हमारे मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों को हम किस रूप में कर रहे हैं, इसके व्यवहारिक उदाहरण को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे मूल कर्तव्य का हिस्सा है। वो हमारे मूल कर्तव्य का क्या है? वो हमारे मूल कर्तव्य का हिस्सा है। तो ये बातें यहाँ पर हमें मौलिक कर्तव्यों में देखने को मिलती। तो ये जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, ये मूल कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा कहा गया कि इन मूल कर्तव्यों की आवश्यकता क्या है, अगर आवश्यकता होती तो प्रारंभ में होते। ऐसा महसूस किया गया कि नागरिकों और सरकारों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, ऐसे मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। संतुलन बहुत जरूरी। लोगों के अधिकार उनके कर्तव्यों से निर्धारित होते हैं। गांधी ने भी ऐसा ही कहा है। गांधी ने भी कहा है कि कर्तव्यों के संसार में
कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का अस्तित्व संभव है। अधिकारों का अस्तित्व संभव है, ध्यान रखिए। कर्तव्यों के संसार में ही अस्तित्व संभव है। ऐसे भी कहा जाता है अधिकार कर्तव्य एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकार कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा भी कहा जाता है जहां कर्तव्य नहीं वहां अधिकार नहीं। तो तात्कालिक सरकार का यह मानना था कि संतुलन स्थापित करने के लिए कर्तव्यों का होना जरूरी है। संविधान में अधिकार तो हैं। महत्व क्या है इसका? मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है? तो पहला तो ये अनुस्मारक के रूप में सहायतार्थ है, मतलब हमारे अपने कुछ दायित्व हैं, उन दायित्वों को याद दिलाने में ये सहायक है। ये राष्ट्र के प्रति सकारात्मक विचार डेवलप करता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये नागरिकों का समावेशन करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। विधिक व्याख्या में सहयोगी होता है। हमने बताया था ऊपर की न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते समय ध्यान में रख सकता है। कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। इस संबंध में कानून बनाए जा सकते हैं और उन कानूनों के पालन के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। उन कानूनों के पालन के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, लेकिन बाध्यकारी रूप से न्यायपालिका इसे प्रवर्तित नहीं कर सकती। और भारतीय संस्कृति में ये निहित है। हमारी भारतीय संस्कृति में ही कर्तव्यों को महत्व दिया गया है। अक्सर हम करते हैं, जो कर्म है वो धर्म है अक्सर, तो कर्तव्य को ही हम कई बार धर्म से इंडिकेट करते हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये इस रूप में देख सकते हैं। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी जिन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है, जैसे हमने कहा कि हमारा जो मूल कर्तव्य है वो बहुत दार्शनिक प्रकृति का है या बहुत एब्सोल्यूट है, अतिशयोक्तपूर्ण प्रकृति का है। हुबहू उन चीजों को करना कठिन है। इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक है, अर्थात ये वाद योग्य न्याय योग्य नहीं है, इसलिए इसका महत्व कम सा हो जाता है। ये भाग 4 के परिशिष्ट के रूप में है, स्वतंत्र भाग के रूप में इसे स्थापित नहीं किया गया और इसका जो नेचर है वो बड़ा अस्पष्ट और अनिश्चित लगता है और इसके लिए कोई विस्तृत सूची नहीं दी गई है, कोई विस्तृत व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई है। बस एक जगह ये 11 मूल कर्तव्यों की बात दे दी गई है, नागरिकों को जिम्मेदारी दे दी गई है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इस रूप में हम इसकी आलोचना जो है वो देख सकते हैं। तो ये था हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में लगता है हम लोगों ने सब पढ़ लिया। प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, आप मूल कर्तव्यों से संबंधित जो भी प्रश्न लिखने होंगे उसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर आपसे आमंत्रित करता हूं कि P2I बैच जो है हमारा, उसकी आखिरी तिथि एडमिशन लेने की वो 31 जुलाई है। उसके बाद तिथि बढ़ेगी नहीं। नया बैच भले आए, इस बैच में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और कोई जानकारी मांगना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं या एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, एक तो अमरेंद्र पांडे नोट्स ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर amrendra.pandey@studiiq.com यहाँ आप मेल करें। सबसे सरल माध्यम है कि आप हमें मेल करें और बताएं कि क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। साथ ही साथ थोड़ी भी अगर समस्या हो रही हो तो इसको स्कैन करके इंस्टा से, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने मौलिक कर्तव्य आज आपने पढ़ा। कल फिर एक नए महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अगर इस पे चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी सारे लोग लाइक कर दें, अपने दोस्तों मित्रों तक इस कक्षा को अवश्य पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।